नरेश राज्यों का भारतीय संघ में विलय अर्थात देसी राज्यों का भारतीय संघ में किस प्रकार से विलय किया गया, इसका अध्ययन कर रहे थे। जिसमें पहला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने पढ़ा कि स्वतंत्रता से पहले देसी राज्यों की क्या स्थिति थी, फिर स्वतंत्रता के समय क्या स्थिति थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो देसी रियासतों की प्रति क्या नीति को अपनाना चाहते थे। फिर जो हमारा दूसरा वीडियो था उसमें हमने अध्ययन किया कि सरदार पटेल को जो देसी राज्यों का एकीकरण करना था उसमें कौन कौन सी समस्याएं जो उनका सामना करना पड़ा और कौन कौन सी रियासतें जो थी उनके लिए समस्या बनी हुई थी। जिसमें हमने अध्ययन किया कि जूनागढ़ जो है वो किस प्रकार से समस्या बना हुआ था, फिर हैदराबाद किस प्रकार से बना हुआ था, इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर जो उनके लिए किस प्रकार से सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी। क्योंकि यहाँ पर कुछ जगह ऐसी थी जैसे आपके हैदराबाद है और ये जूनागढ़ है, यहाँ पर बहुसंख्यक जनता क्या थी, हिंदू थी, और यहाँ के शासक जो थे मुस्लिम थे। इसके अलावा जो आपका जम्मू कश्मीर था, यहाँ का शासक तो हिंदू था लेकिन यहाँ की जनसंख्या जो थी वो बहुसंख्यक मुस्लिम थी। इसलिए पाकिस्तान जो थे वो इनको अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था क्योंकि ये इनके नजदीकी रही थी। हम लोग हैदराबाद की जम्मू कश्मीर की समस्या जो उसका समाधान कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि फिर बाद में 13 अगस्त 1948 को दोनों पक्षों में युद्ध बंद करने और समझौता करने हेतु एक आधार प्रस्तुत किया गया। और आधार ये था कि पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेना हटा ले और पाकिस्तान कबायलियों तथा गैर कश्मीरियों को कश्मीर से हटाने का प्रयास करे और सेनाओं द्वारा खाली किए गए क्षेत्रों का शासन प्रबंध स्थानीय अधिकारी संयुक्त राष्ट्र आयोग की देखरेख में करें। और जब आयोग भारत को सूचित कर दे कि पाकिस्तान में सभी शर्तें पूरी कर लिए तो भारत भी समझौते के अनुसार अपनी अधिकांश सेना वहां से हटा ले और अंतिम समझौता होने तक भारत युद्ध विराम की सीमा के अंदर उतनी ही मात्रा में सैनिक रखे जितने की स्थानीय अधिकारियों को शांति और व्यवस्था को कायम रखने के लिए आवश्यक हो। इन सिद्धांतों के आधार पर दोनों पक्षों की लंबी वार्ता के बाद 1 जनवरी 1949 को दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए और यह भी तय किया गया कि अंतिम फैसला जनमत संग्रह के द्वारा किया जाएगा और इसके लिए एक अमेरिकी नागरिक चेस्टर निमित्ज को प्रशासक नियुक्त किया गया। परंतु पाकिस्तान ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया और जनमत संग्रह हो नहीं पाया और निमित्ज ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। और इसके बाद इस समस्या को सुलझाने के लिए अनेक प्रयास किए गए परंतु एक को भी सफलता नहीं मिली और 1954 में पाकिस्तान पश्चिमी गुट में शामिल हो गया और उसे अमेरिका से भारी सैनिक सहायता मिलने लगी। अब पश्चिमी देश कश्मीरी समस्या पर पाकिस्तान का पक्ष लेने लगे। दूसरी तरफ सोवियत संघ भारत के पक्ष में आ गया और अब कश्मीर की समस्या शीत युद्ध का एक अंग बन गई और अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ और कश्मीर पर आक्रमण कर दिया परंतु भारत के हाथों पराजित होकर उसे ताशकंद का समझौता करना पड़ा और 1971 में पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत पर आक्रमण किए और पराजित होने पर उसे शिमला समझौता करना पड़ा। फिर भी कश्मीर की समस्या अभी तक अधर में पड़ी है और आजाद कश्मीर क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा कायम है और देसी रियासतों में प्रजातंत्रीय व्यवस्था कि भारतीय नरेशों के राज्यों का भारत में सम्मिलित होना एक बड़ी समस्या का प्रारंभिक कदम था। उसका पुनर्गठन जिससे वे शासन की उपयोगी इकाइयां बन सके और वहां प्रजातंत्रीय शासन की स्थापना हो सके, इस समस्या के अन्य पहलू थे और भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाने के पश्चात सरदार पटेल इन राज्यों में प्रजातंत्रीय प्रणाली की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहते थे और जब तक भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा भारतीय नरेशों को अपने रंग को शासन के लिए केंद्रीय सरकार से समर्थन मिलता रहा और शर्त यह कि भारतीय नरेश अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता के प्रति निष्ठावान बने रहे। परंतु स्वतंत्र भारत की केंद्रीय सरकार राजाओं की निरंकुशता का समर्थन करने को तैयार नहीं थे, भले ही वे केंद्रीय सरकार के प्रति निष्ठावान बने रहे। और सरदार पटेल ने भारतीय नरेशों को समझाया कि अंग्रेजी साम्राज्य को केवल जन आंदोलन के माध्यम से समाप्त किया गया था, इसलिए राज सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा जन कल्याण के लिए ही होना चाहिए। और इसके साथ ही भारत की ओर से राजाओं को ये चेतावनी भी दी गई कि वे किसी भी देसी रियासतों में अशांति और अव्यवस्था को सहन नहीं करेंगी और ऐसी स्थिति में भारतीय नरेशों को अपनी व्यवस्था स्पष्ट दिखाई दी। दूसरी तरफ सरदार पटेल ने नरेशों को यह आश्वासन भी दिया कि उसकी व्यक्तिगत संपत्ति और अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा और इस आश्वासन ने स्थिति को बदलने में सहयोग दिया और सभी नरेशों ने सरदार पटेल के सुझाव को स्वीकार करते हुए अपने अपने राज्यों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को लागू करने तथा सुधारों को लागू करने का आश्वासन दिया। परिणाम यह निकला कि देसी रियासतों में एक रक्तहीन क्रांति हो गई और देसी रियासतें राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ गई और देसी रियासतों में प्रजातंत्रीय व्यवस्था का आश्वासन तो मिल गया परंतु भारत सरकार के लिए एक अन्य समस्या आ खड़ी हुई। सरदार पटेल चाहते थे कि देसी रियासतों के लोगों को भी आर्थिक, शैक्षणिक व अन्य क्षेत्रों में समान अवसर और सुविधाएं मिले।
परंतु इसमें सबसे बड़ी बाधा आर्थिक संसाधनों की थी। अधिकांश देशी रियासतें आर्थिक दृष्टि से इतनी कमजोर और सीमित थी कि वे अपने ही बलबूते पर विकास की दिशा में कदम उठाने में असमर्थ थी और जन कल्याण की दृष्टि से उनके स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व का औचित्य ही नहीं था। अतः काफी विचार विमर्श के बाद सरदार पटेल ने दो प्रकार की पद्धतियों को प्रोत्साहन दिया, एक बाह्य विलय और दूसरी आंतरिक संगठन। बाह्य विलय में छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर अथवा पड़ोसी प्रांतों में विलय करके एक राज्य बनाया गया और आंतरिक संगठन के अंतर्गत इन राज्यों में प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था लागू की गई, जिसमें आम आदमी भी दैनिक प्रशासन से जुड़कर उसका सहयोगी और समर्थन बन गया। और दूसरे शब्दों में राज्यों में नरेशों के निरंकुश शासन के स्थान पर अब जनता का शासन स्थापित हो गया। और दिसंबर 1947 ईस्वी में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के 39 राज्यों का उड़ीसा और मध्य प्रांत में विलय हुआ। फरवरी 1948 में 17 दक्षिणी राज्यों को बंबई प्रांत के साथ मिला दिया गया और जून 1948 को गुजरात तथा काठियावाड़ के सभी राज्यों को भी बंबई प्रदेश के साथ शामिल कर दिया गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी क्षेत्र के राज्यों को मिलाकर एक नया संघ बनाया गया जिसमें पेप्सू कहा गया और इसी आधार पर मत्स्य, विंध्य प्रदेश और राजस्थान का निर्माण किया गया और कुछ क्षेत्रों को केंद्रीय क्षेत्र बना दिया गया जिनका प्रशासन केंद्र चलाएगा। और इस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद भारत में 4 प्रकार के राज्य बन गए। संविधान में प्रांत शब्द हटा दिया गया और देशी रियासतों तथा प्रांतों दोनों के लिए राज्य शब्द का ही प्रयोग किया गया। इनमें क, ख, ग और घ श्रेणी में के राज्य कहा गया और क श्रेणी के अंतर्गत भूतपूर्व ब्रिटिश प्रांतों को रखा गया। इनकी संख्या 9 थी, जैसे असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल थे। ख श्रेणी के अंतर्गत कुछ संघ तथा बड़ी बड़ी देशी रियासतों को रखा गया जिनकी संख्या 8 थी और ये थी हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला तथा पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर तथा कोचीन। ग श्रेणी के अंतर्गत निम्न राज्यों को शामिल किया गया: अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, विंध्य प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। घ श्रेणी के राज्यों में अंडमान और निकोबार द्वीप को शामिल किया गया। क और ख श्रेणी के राज्यों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई, परंतु ग श्रेणी के राज्यों में कुछ नियंत्रित उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। घ श्रेणी के राज्यों की प्रशासन व्यवस्था केंद्र के अधीन रखी गई और इस प्रशासनिक असमानता के अलावा अन्य सभी मामलों में सभी राज्यों के साथ समानता का व्यवहार किया गया। और देशी रियासतों के विलय से भारत में एक शक्तिशाली संघ की स्थापना हो गई और देश की एकता के लिए अंग्रेजों को खतरा उत्पन्न कर गए थे, वह दूर हो गया। और यह काम जिस शांति और शीघ्रता से शुरू हुआ उसकी आशा किसी ने भी नहीं की थी। सितंबर 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यदि मेरे से कोई व्यक्ति 6 महीने पूर्व ये पूछता कि अगले 6 महीने में क्या होगा, तो मैं भी ये नहीं कह सकता था कि अगले 6 महीने में इतने जल्दी परिवर्तन होंगे। इस परिवर्तन का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है, जिन्होंने अपने परिश्रम और सूझबूझ के साथ भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत के एकीकरण को पूर्ण कर दिखाया। और भारत के एकीकरण के महत्व की समीक्षा करते हुए माइकल ब्रेचर ने लिखा है कि केवल 1 वर्ष में 5 लाख वर्ग मील और 9 करोड़ आबादी भारतीय संघ में मिल गई और यह एक महान रक्तहीन क्रांति थी जिसकी तुलना कहीं भी इस शताब्दी में नहीं मिलती। और इसकी तुलना 19वीं शताब्दी में बिस्मार्क द्वारा जर्मनी में और काबूल द्वारा इटली में किए गए एकीकरण जो उसी से की जा सकती। तो इस प्रकार से ये जो समस्याएं जो थी उनका समाधान किया गया और जल्द से जल्द देशी रियासतें जो उनका एकीकरण किया गया।